जाता है। तो उसमें उसके सरफेस पे जो टेंशन प्रोड्यूस होता है उसको सरफेस टेंशन कहते हैं। अब देखेंगे सरफेस एनर्जी। कोई भी जो लिक्विड होता है वो जब वो फ्री सरफेस पे होता है तो वो टेंशन के स्टेट में होता है। ठीक है, सरफेस टेंशन क्या करता है, एक टाइप का फोर्स होता है जो उसको मिनिमाइज करने के लिए, कम से कम एरिया में मिनिमाइज करने के लिए कोशिश करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब किसी लिक्विड को अपने सरफेस एरिया में आने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है और उसका जो ये वर्क होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसको हम यहाँ पे सरफेस एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, उसकी बॉडी में जो स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया पे जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है किसी लिक्विड की, उसको सरफेस एनर्जी कहते हैं। या फिर लिक्विड में जब वो अपने एरिया में फैलने की कोशिश करता है तो वहां पे जो वर्क स्टोर होता है उसको सरफेस एनर्जी कहते हैं, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका फॉर्मूला दिया है यहाँ पे W/Δ, ठीक है, वर्क अपॉन एरिया। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि हर टाइप का लिक्विड जो है वो हर टाइप का एरिया लेने का सॉरी हर टाइप का एरिया सेम हर टाइप का लिक्विड सेम एरिया लेने की कोशिश नहीं करेगा। तो इसका यूनिट दिया है जूल पर मीटर का स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ लेंगे। अब देखिए रिलेशनशिप, ठीक है, सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच का रिलेशनशिप। यहाँ पे देखिए जो ड्रॉ दिया गया है सरफेस एनर्जी के लिए, यहाँ पे एक PQRS जो है एक रेक्टेंगुलर वायर है। एक हमने ये रेक्टेंगुलर वायर लिया है PQRS, और ये भी जो है यहाँ पर एक लॉन्ग स्ट्रेच वायर है जिसको हमने PQ और RS के बीचों बीच में फंसा दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस पूरे वायर को, इस पूरे रेक्टेंगुलर फ्रेम को सूप की सॉल्यूशन में डालेंगे और वहां से इसको डिप करके बाहर निकालेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक फिल्म बनती है ABRQ, देख रहे हैं जो डस्ट एरिया फिल्म वहां पे बन जाता है। सरफेस टेंशन के कारण जो वायर AB है वो QR की तरफ जाने लगता है, बिकॉज यहाँ पे बीचों बीच में क्या हो जाता है, पूरा प्रूफ का बबल आ जाता है जो AB को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। ठीक है, अब उससे बचाने के लिए हम यहाँ पे अपोजिट साइड पे एक फोर्स अप्लाई करते हैं इसको इक्विलिब्रियम करने के लिए। हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, ठीक है, जो कि इस AB वायर को इस तरफ खींच के रखेगा। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है सरफेस टेंशन के कारण, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है P=F/L, तो F हो जाएगा T/L, और T को मल्टीप्लाई करते हैं बिकॉज इस बबल का बोथ साइड बोथ फेस होता है, दो फेस होता है। ठीक है, अब इस AB को हम जैसे ही पुल डाउन करते हैं ये आपका X डिस्टेंस नीचे आ जाता है। ठीक है, और इसका जो पोजीशन है वो A और B हो जाता है, मतलब AB से ही A' B' हो जाता है। तो यहाँ पे तो सरफेस एरिया इस फिल्म का बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे कितना वर्क उसने किया, ठीक है, कितना वर्क वो कंप्लीट करता है। वर्क का फॉर्मूला W=force into displacement, वर्क force into displacement। फिर हम यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे 2TL into X। देन हम यहाँ पे W के डिवाइड में T ला देंगे तो 2LX की वैल्यू आ जाएगी। W/वर्क अपॉन टेंशन LF। अब हम निकालेंगे इंक्रीज इन एरिया। एरिया में कितना इंक्रीमेंट होगा, एरिया का इंक्रीमेंट कब देखेंगे, जब हम बड़े वाले एरिया से छोटे एरिया को फाइंड करेंगे। तो डेल A आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई किया दो केस के लिए A', B', ठीक है, इनटू QA', इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे QA' से, क्योंकि ये एरिया जो है वो इंक्रीज हुआ है, ये एरिया उसका पहले का था माइनस। या फिर हम ये कर सकते हैं कि A', B' की जो इंक्रीमेंट एरिया से हम डायरेक्टली बाहर निकाल देते हैं। तो कितना यहाँ पे आएगा QA' माइनस QA। कितना इंक्रीज हुआ उसका एरिया, उसके एरिया से कितना इंक्रीज हुआ A से लेके A' तक का। तो A से लेके A' की वैल्यू निकालने के लिए हम QA' से QA को माइनस कर देंगे, ये क्वेश्चन आएगा। QA' माइनस QA हो जाएगा AA', और AA' की जो वैल्यू है वो है यहाँ पे X, ठीक है, और A', B' की जो वैल्यू है वो है यहाँ पे L। हमने यहाँ पे रख दिया A', B'
की प्लेस पर एल और इन दोनों के प्लेस पर एक्स रख दिया, ये निकल गया डेल ए इज इक्वल टू क्यू एल। वर्क कितना किया उसने, वर्क का फॉर्मूला डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू डेल ए, वर्क इज इक्वल टू टेंशन इंटू एरिया। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला सबसे पहले तो इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे, डेल ए की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक है, इक्वेशन से आ गया। अब सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला देखिए, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला एफ इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम डब्ल्यू को प्लेस पर रखेंगे टी डेल ए और डेल ए इसका एज इट इज रहेगा, तो दोनों को यहाँ पे कट कर दीजिए। ये जो आपका इक्वेशन है वर्क डन का इक्वेशन, ये आएगा आपका इस इक्वेशन से। ये जो इक्वेशन है आपको कहाँ से आया है, डेल ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन सरफेस टेंशन, और हम डब्ल्यू ए को डेल ए को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद इसको हम डब्ल्यू के प्लेस पे फिट कर देंगे और जो कट जाएगा उसके बाद जो बचेगा वो आपका निकलेगा सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला। तो यहाँ पर ये बताया गया है किसी भी सरफेस पे, किसी लिक्विड पे जो सरफेस एनर्जी होती है वो उस पे लगने वाले सरफेस टेंशन की जस्ट इक्वल होती है। अब उसके बाद कुछ पॉइंट्स दिया है, डिपेंडेंस ऑफ सरफेस टेंशन। लिक्विड में जो सरफेस टेंशन लगता है वो किस किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सॉल्युबल इम्प्योरिटीज पे डिपेंड करता है। अगर हम लिक्विड में जो सॉल्युबल होने वाले इम्प्योरिटीज को मिक्स कर देते हैं तो उस लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो बढ़ जाता है। जैसे कि अगर हम शुगर या सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर देंगे, बिकॉज वो उससे मिक्स हो जाता है, तो जितना हम वाटर में शुगर या सॉल्ट को मिक्स करेंगे उतना ही सरफेस टेंशन जो है वाटर का वो बढ़ जाएगा। दूसरा है यहाँ पे, अगर हम ऐसी इम्प्योरिटीज मिक्स करेंगे जो लेस सॉल्युबल होगा तो क्या होता है, वो सॉल्युबल को मिक्स करते हैं तो जो सरफेस टेंशन है वो बढ़ जाता है, लेकिन लेस सॉल्युबल को जब हम इंक्रीज करेंगे, लेस इम्प्योरिटी को जब मिक्स करेंगे तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है। ये हो गया आपका सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। दूसरा देखिए इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी जैसे कि आपका डर्ट हो गया, डस्ट के पार्टिकल हो गया, लुब्रिकेंट मटेरियल जैसे कि ऑयल वाला ग्रीस, ऑयल, पेट्रोल, इस सारी चीजों को अगर हम लोग लिक्विड में मिक्स करेंगे तो लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है वो डिक्रीज होता जाता है। उसके बाद है किस मीडियम में रखा गया है, ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के नेचर में, किस टाइप के कॉन्टेक्ट में आया हुआ है वो। ठीक है, जैसे कि सरफेस टेंशन वाटर का, अगर हम उसको एयर में रखते हैं तो उसकी वैल्यू इतनी होती है, बट अगर हम वाटर वेपर की बात करें तो उसकी वैल्यू इतनी होती है, डिपेंड करता है मीडियम पे। उसके बाद है टेम्परेचर। जनरली सरफेस टेंशन जो होता है लिक्विड का वो कम होता जाता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कोहेसिव फोर्स होता है, मतलब कि सेम मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो कम होता जाता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं।
एग्जाम्पल देखते हैं सरफेस टेंशन का। पहला एग्जाम्पल है कि कपूर की जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के ऊपर डांस करते हैं, क्यों? अगर हम क्लीन लिक्विड की बात करें तो क्लीन जो वाटर होता है उस पे कपूर के पार्टिकल्स पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं, तो इस तरह से जो प्योर वाटर का सरफेस टेंशन होगा वो कम हो जाएगा। और जो कपूर के पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं, इस कारण से जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो मिक्स हो जाएंगे और बड़े पार्टिकल्स उसके ऊपर डांस करने लगते हैं। दूसरा देखते हैं, लिक्विड का जो स्मॉल ड्रॉप होता है, सॉरी मरकरी का जो स्मॉल ड्रॉप होता है, अगर हम उसको सरफेस पे डालेंगे तो वो स्फेरिकल शेप का रहेगा, लेकिन अगर हम उसको बड़े ड्रॉप को डालेंगे तो वो सरफेस पे क्या होता है, फ्लैट हो जाता है। क्योंकि इस ड्रॉप पे दो टाइप के फोर्स एक्ट करते हैं, एक आपका हो गया सरफेस टेंशन और एक आपका हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो सरफेस टेंशन के कारण जो ड्रॉप है वो स्फेरिकल शेप का हो जाता है। ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण किसी ड्रॉप को स्फेरिकल शेप मिलता है, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो उस ड्रॉप की पोटेंशियल एनर्जी को कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अगर वो उस ड्रॉप की पोटेंशियल एनर्जी को कम करने की कोशिश करेगा तो जो उसका स्फेरिकल शेप होता है वो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी के कांटेक्ट में आकर के वो पूरा फ्लैट शेप का हो जाता है। ठीक है, इस कारण से बिगर शेप ग्रेविटी में आकर के फ्लैट हो जाते हैं और छोटे छोटे जो ड्रॉप्स होते हैं वो उसी पे स्फेरिकल शेप में ही रहते हैं। क्योंकि बड़े जो ड्रॉप्स होते हैं वो पूरी तरह से इतना सरफेस एरिया ले लेते हैं और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ज्यादा सरफेस एरिया लेगा तो वो ग्रेविटी के कांटेक्ट में आ जाएगा। लेकिन स्फेरिकल शेप की बात करें तो वो थोड़ा सा ही सरफेस एरिया लेता है, ग्रेविटी में वो ज्यादा एरिया नहीं ले पाता है। उसके बाद है ऑयल इज स्प्रेड ऑन सी वेव, या फिर केरोसिन ऑयल इज स्प्रेड ऑन स्मॉल पॉन्ड। आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि जो छोटे छोटे तालाब होते हैं उन पे केरोसिन ऑयल को डाला जाता है मच्छरों को मारने के लिए, क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण जो मच्छर होते हैं, जो मॉस्किटो होते हैं, वो उस लिक्विड पे तैरने लगते हैं। ठीक है, तो जब हम केरोसिन ऑयल को डाल देंगे उस पानी में तो उस पानी का जो सरफेस टेंशन है वो कम हो जाता है, और कम होने के कारण जो मॉस्किटो का वेट है वो ज्यादा हो जाएगा, और मॉस्किटो का वेट अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो पानी में डूब जाते हैं। ठीक है, और जब पानी में डूब जाते हैं तो वो मर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद एंटीसेप्टिक जैसे कि डिटॉल हो गया, इसको भी हम वाटर में ऐड करते हैं, तो जैसे ही वाटर में ऐड करेंगे इसको वाटर का सरफेस टेंशन कम हो जाएगा और इस कारण से इसको हम इजिली अपने बॉडी पे लगा सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद है एंगल ऑफ कांटेक्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर किसी रॉड को हम लिक्विड में डालते हैं तो वो रॉड जो है वो लिक्विड में जाने के और उस लिक्विड के शेप को या कर्व शेप का बना देता है। ठीक है, कभी कभी उसका जो कर्व शेप होता है वो आउटवर्ड होता है, कभी कभी इनवर्ड होता है, तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का रॉड, किस टाइप के मटेरियल का रॉड हमने वहां पे लिया हुआ है। सॉलिड लिक्विड पेयर में एंगल ऑफ कांटेक्ट की जो वैल्यू होती है वो तीन टाइप की होती है। एक आपका होता है एक्यूट एंगल, मतलब कि लेस देन 90 डिग्री, और एक होता है आपका ऑप्टिक एंगल, मतलब कि ग्रेटर देन 90 डिग्री, और एक आपका होता है इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको तीन ड्रॉ दिया हुआ है। फर्स्ट है जिसमें हमने वाटर में ग्लास रॉड को डाला है, दूसरा मरकरी में हमने ग्लास रॉड को डाला है, तीसरा वाटर में हमने सिल्वर रॉड को डाला है।
ठीक है। तो जब किसी सॉलिड को वाटर में डाला जाता है तो वहां पे एक्यूट एंगल देखिए 90 डिग्री से कम एंगल बनता है। सॉलिड और लिक्विड का जो के बीच में जो लाइन यहाँ ड्रॉ हो रही है, ये जो पॉइंट बन रहा है यहाँ से जो लाइन खींचेंगे वो आपका लेस देन 90 डिग्री होता है, क्योंकि इस कंडीशन में जो लिक्विड और सॉलिड के बीच का जो फोर्स होता है वो ज्यादा होता है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, इसलिए जो लिक्विड है वो सॉलिड को गीला कर देता है और यहाँ पे जो शेप बनता है वो कॉन्केव शेप बनता है। ये जो ड्रॉ दिया है कि कॉन्केव शेप इस तरह से बना हुआ है, अगर आप इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे तो ये आपको कॉन्केव शेप का दिखाई देगा। दूसरा है ग्लास एंड मरकरी। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री से ज्यादा बनता है। यहाँ पे देखिए ये जो एंगल है वो बाहर की ओर जा रहा है। ग्लास को मरकरी में डालते हैं तो वहाँ पे जो शेप बनता है वो कॉन्केव कॉन्वेक्स शेप का बनता है, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड लिक्विड के बीच का जो एडहेसिव फोर्स है वो कम होता है लिक्विड मॉलिक्यूल्स की कोहेसिव फोर्स से, इसलिए यहाँ पे जो लिक्विड है वो ग्लास को गीला नहीं करता है। तो यहाँ पे जो शेप बनेगा कॉन्वेक्स शेप का बनेगा। मरकरी ग्लास के बीच का जो एंगल होता है वो 139 डिग्री का होता है और ग्लास और लिक्विड के बीच का 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री से कम का होता है। लास्ट का एंगल ऑफ कांटेक्ट इज राइट एंगल। कब बनेगा राइट एंगल? जब सिल्वर रॉड को वाटर में डालेंगे तो यहाँ पे देखिए जो लाइन बन रही है वो स्ट्रेट बन रही है, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है, क्योंकि यहाँ पे जो सॉलिड लिक्विड के बीच का फोर्स होता है वो लिक्विड के फोर्स के लगभग इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कि किस टाइप का लिक्विड आपने लिया है, किस टाइप का सॉलिड आपने लिया हुआ है। इसके अलावा लिक्विड का टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, आपने उस लिक्विड को गर्म करके लिया है या आपके ठंडा करके लिया हुआ है, और उस लिक्विड में किस टाइप की इम्प्योरिटीज को मिक्स किया गया है। सॉल्युबल इम्प्योरिटी जो है किस टाइप की इम्प्योरिटी को मिक्स किया गया है। ठीक है, अगर हम उसमें सॉल्युबल इम्प्योरिटी को मिलाते हैं तो एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो शेप बन रहा है कॉन्वेक्स या कॉन्केव या राइट एंगल, इसको हम बोलते हैं मेनिस्कस। ठीक है, मतलब कि आधा हाफ मून की तरह आपको दिखाई दे रहा है ये, इसलिए इसको शेप ऑफ मेनिस्कस भी कहा जाता है। आगे के टॉपिक में कल बताऊंगी।